तो आज हम लोग देखेंगे पूंजी बाजार। आज कितना हो गया? 18/4/2000। कब महीना शुरू हो रहा है, अब कब खत्म हो जा रहा है पता नहीं चल रहा। सुनिए, कैपिटल मार्केट को दो भाग में हम लोग बांटे थे। एक था प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी कैपिटल मार्केट को हम लोग बोले थे आईपीओ मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफर या न्यू इशू मार्केट। जब कंपनी के शेयर पहली बार जारी किए जाते हैं तो उसको कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, न्यू इशू मार्केट। नया नया अभी ये हुआ। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले नायका का, अडानी विल्मर का, पेटीएम का, ये सब शेयर लॉन्च हुआ। अब देखिए, अभी एलआईसी, भारत की सबसे बड़ी एलआईसी कंपनी, एलआईसी शेयर मार्केट में नहीं है, शेयर मार्केट में नहीं है। एलआईसी कंपनी का शेयर मार्केट में नहीं बिकता। क्यों? क्योंकि अभी तक वो अपना शेयर मार्केट में जारी ही नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि अभी तक वो अपना जो कारोबार कर रहा था वो अपने पूंजी से, या फिर उसको जो पूंजी की जरूरत होती थी तो किसी इंस्टीट्यूशन से ले लेगा। ठीक है। अब अप्रैल के लास्ट तक हो सकता है कि एलआईसी का आईपीओ भी मार्केट में आएगा। एलआईसी का आईपीओ मार्केट में आएगा तो उस समय सब अखबार में, टीवी में, हर जगह चलेगा कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, एलआईसी का आईपीओ। जब आईपीओ इशू हो जाएगा, आईपीओ अलॉट हो जाएगा, सब लोग बोली लगाएंगे। जिसके जिसके पास एलआईसी का अगर कोई पॉलिसी है तो उसको उसमें वेटेज भी दिया जाएगा, उसके लिए कुछ रिजर्व रखा जाएगा। बहुत सारे लोग बोली लगाएंगे कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। अब जिसको मिल जाए, एक शेयर पर पता चलेगा कि 1 लाख आदमी रहेगा कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। तो जिसको मिल जाएगा अब उसका किस्मत चमक जाएगा। आईपीओ अलॉट होने के बाद एक तारीख की जाती है लिस्टिंग की, कि इस दिन ये शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 2 स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर लिस्ट होगा। और तब ये जो शेयर अलॉट हुआ है, मान लीजिए हमको अलॉट हो गया और अब हमको बेचना है उसको, हमको पैसे की जरूरत है, तो हम किसको बेचेंगे? तो हम जाएंगे अब शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में देखेंगे कि वहां खरीदार बैठे हुए हैं, बोली लगा के हमको इतना पर चाहिए, हमको इतना पर चाहिए, हमको इतना पर चाहिए। अगर हमको सौदा पसंद आया तो हम बेच देंगे। और सारा ये काम अब प्रेजेंट, पहले तो सब फिजिकली होता था, पहले फिजिकली होता था, अब सारा ये काम डिजिटल हो गया है, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। यहाँ तक कि कंपनी के शेयर भी डिजिटल हो गए।
अब आपको कंपनी का शेयर आपके हाथ में नहीं, पहले मिलता था। पहले खरीदने पे इतना बंडल का बंडल डाकिया लेके आता था, उसका प्रूफ रहता था। अब आपको कंपनी का शेयर आपके हाथ में नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएगा? एक क्या, अभी दो संस्था है, एक है CDSL और एक है NSDL, डिपोजिटरी संस्था है, उन्हीं के पास ये रहता है। अभी सब सिस्टम बताएंगे, आइए देखिए। तो IPO जारी होने के बाद अब ये शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं। रुकिए, अभी उसका एक नमूना दिखलाएंगे। अब देखिए, सेकेंडरी मार्केट को शेयर मार्केट कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट को शेयर मार्केट कहते हैं। और इस कैपिटल मार्केट का नियामक रेगुलेटरी बॉडी कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस चार्ट को आप लोग कॉपी पे बनाइए, इस चार्ट को कॉपी पे बनाइए। बना लिए? पिछले क्लास में क्या क्या लिखे थे, देखे कॉपी हो सदा, पिछले में थी ना, ग्रे मार्केट बताए थे, प्राइमरी मार्केट के विषय में कुछ बताए थे कि यहाँ पहली बार शेयर को जारी किया जाता है। लिख लीजिए, फिर से लिखिए, लिखिए 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 कि सागर, इस पर दिखाई दे रहा है ना, दिक्कत नहीं है ना? नहीं, अगर दिक्कत होगा तो मतलब साइट प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है ना? तब लिखिए कि प्राथमिक पूंजी बाजार में प्राथमिक पूंजी बाजार में किसी कंपनी के नए शेयर जारी किए जाते हैं। नए शेयर जारी किए जाते हैं, लिखिए इसे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। कहा जाता है। लिखिए, जब IPO के माध्यम से कंपनी के शेयर कंपनी के
शेयर निवेशकों को आवंटित कर दी जाती है आवंटित कर दी जाती है। आवंटित मतलब अलॉट दे दिया जाता है। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद निवेशक अपने शेयरों को शेयर बाजार के माध्यम से किसी अन्य निवेशक को या अन्य व्यक्ति को बेच सकता है। बेच सकता है। लिखिए, जहां पुराने शेयरों की खरीद बिक्री होती है, पुराने शेयरों की खरीद बिक्री होती है, उसे द्वितीयक पूंजी बाजार, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, अब ब्रैकेट में शेयर मार्केट, शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट कहते हैं। चलिए अब हेडिंग दीजिए शेयर मार्केट या द्वितीयक पूंजी बाजार। शेयर मार्केट या द्वितीयक पूंजी बाजार। लिखिए, शेयर मार्केट कि जहां पुराने शेयरों की खरीद बिक्री होती है, उसे शेयर बाजार कहते हैं। देखिए, पहले तो 27-28 शेयर बाजार थे, हम लोग जब पढ़ते थे। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ, अब 2 ही शेयर बाजार बचे, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे बड़ा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उसके बाद है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि डिजिटलाइजेशन के पश्चात सब बहुत सारा क्राइटेरिया लगा दिया डिजिटलाइजेशन में
डिजिटलाइजेशन के पश्चात भारत में दो शेयर बाजार अस्तित्व में है। दो शेयर बाजार अस्तित्व में है। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट में एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। देखिए, इक्विटी का मतलब शेयर, इक्विटी डेरिवेटिव्स, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कहते हैं इसको, डेरिवेटिव्स को। सुनिए क्या होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। T+2, अभी जो इक्विटी में सेटलमेंट का तरीका है वो है T+2। स्क्रीन पर तो दिखाई नहीं ना दे रहा होगा है? नहीं ना, बोर्ड दिखाई दे रहा है, जो लिख रहे हैं दिखाई दे रहा है? नहीं ना, रुकिए, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे रुक जा, फिर से शेयर कर देंगे, बोर्ड नहीं समझ में आएगा। देखिए, T+2 का मतलब है कि आज शेयर की खरीद बिक्री हुई तो 2 दिन के भीतर शेयर और पैसे का लेन देन होना चाहिए। पहले क्या होता था, ये T+15, T+ इतना था, इसी में घोटाला होता था, इसी में घोटाला होता था। कैसे? मान लीजिए आज कोई आदमी किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आज रिलायंस के शेयर का कीमत मान लीजिए 2500 चल रहा है, रिलायंस के शेयर का कीमत 2500 है, एक शेयर का कीमत। आज कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, शेयर बाजार में दो और शब्द हैं, तेजड़िया मंदड़िया, बियर और बुल। बियर हो गया मंदड़िया और बुल हो गया तेजड़िया। मतलब मंदड़िया कीमत गिराता है और तेजड़िया, बुल जो है कीमत बढ़ाता है। तो शेयर मार्केट का जो भी न्यूज देखेंगे, जिस दिन शेयर भागेगा उस दिन देखिएगा बुल का फिगर बनाएगा, और जिस दिन शेयर गिरेगा उस दिन भालू का फिगर बनाएगा। तो ये अपना यूरोपीय प्रचलन में था, अपना ये लिया है। तो ये जो तेजड़िया, मान लीजिए तेजड़िया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी से कि हम भाई तुम्हारा ये 2500 का शेयर 2700 में खरीदने को तैयार है, 2700 में खरीदेंगे। तो खरीद बिक्री हो नहीं रहा है, शेयर का लेन देन हो नहीं रहा है, केवल कागजी हो रहा है। तो दूसरा कहा कि हम 2710 में खरीदेंगे, एगो कह रहा 2750 में खरीदेंगे। ऐसी कर करके कीमत बढ़ा दिया। और जो रिटेल निवेशक है, हम लोग जैसे लाख 2 लाख वाले, क्या किया कि मान लो 2500 से बढ़ा के 2700 पर ला दिया, 2700 3000 पहुंचा दिया।
और रिटेल निवेशक देखेंगे कि अरे इसका तो कीमत है भाग रहा है, लगता है इसमें मुनाफा है, खरीदना चाहिए, और खरीद लिया। और ये जो होता है ये सब बड़ा बड़ा एक्सपर्ट होता है, शेयर मार्केट का पंडित रहता है, ये सब ज्ञाता रहता है, देखता है कि रिटेलर कितना खरीद रहा है, और जब देखता है कि कम भर रिटेलर खरीद लिया तो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फेल कर देता है। अब फिर इसका कीमत आ जाएगा 2500। तो अब जो 3000 पे खरीद लिया उसका तो गया काम से। अब मान लीजिए आप गए बाजार में, इसी बाजार में आढ़त में कोई सब्जी बिक रहा है, बोली लगाने वाला 2-4 आदमी बैठा हुआ है, 5 आदमी बैठा हुआ है, 3-4 जो है 3-4 वो केवल सेटर है, और रियल खरीदने वाला दूसरा है। बोली लगाना शुरू किया, एगो बोला भाई नेनुआ कैसे है, तो बोला कि हम 10 रुपए ले लेंगे, एगो कहा 11 रुपए ले लेंगे, एगो 12 रुपए ले लेंगे, हमको सब दे दो। तो जो खुदरा दुकानदार रहेगा कहेगा कि अरे आज लगता है कि हमको कुछ मिलवे नहीं करेगा बेचने के लिए, तो मान लो 15 पर चल गया, अरे भाई हमको भी 15 पर दे दो, तो थोड़ा बहुत कुछ दे दो, हमको भी तो दुकान खुला है। और उसको 15 पर बेच के अब पता चला कि फिर अब 15 पर कोई लेने वाला नहीं है, नेनुआ 10 पर बिक गया, अब वो तो बेचारा 15 पर लेके फंस गया। तो यही होता है शेयर मार्केट में। तो ये सेटलमेंट पहले होता था 10 दिन पे, 15 दिन पे, तब इसको सेबी घटा के ले आया T+2 पर, और अब कुछ कुछ शेयर में T+1 कर दिया गया है। अभी महीना दिन पहले कुछ कुछ शेयर में जहां जहां लगता है कि घपला का चांस ज्यादा है, वहां T+1 कर दिया है। T+1 T+2 का मतलब ट्रेडिंग +1, माने जिस दिन ट्रेडिंग हुआ, आज खरीद बिक्री हुआ, तो कल आपको शेयर का लेन देन कर देना है। अब वैसे क्या है कि सेटर जो है इसको ज्यादा लंबा खींच नहीं सकता है, तो रिटेलर जो है पहले देखेगा कि 2-4 दिन भाई इसका कीमत देखो, तो देखेंगे किसी किसी शेयर का कीमत भागता है तो एकदम भागता चला जाता है, और फिर धड़ाम से गिरना शुरू होता है। ठीक है, चलिए आइए, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, स्टॉक एक्सचेंज पर थे। आइए देखिए, ये सब अभी आप लोगों को लिखवाएंगे, देखिए हाँ, इक्विटी डेरिवेटिव समझ गए? उसी टाइप से है करेंसी डेरिवेटिव। करेंसी का खरीद बिक्री होता है शेयर मार्केट में। जैसे मान लीजिए ये सब बड़ा बड़ा व्यापारी करता है, हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग रिटेलर कहलाएंगे, थोड़ा बहुत खरीदेंगे, तो ये सब लॉट में खरीदा जाता है। डेरिवेटिव में ही बड़ा बड़ा प्लेयर रहता है, मतलब यहाँ भी 1-2 लाख से नीचे का खरीदारी नहीं होता है, लेकिन उसमें मार्जिन मिलता है, कोई 25 गुना मार्जिन देता है, यानी कि 10,000 लगाएंगे आप तो आपको 2.5 लाख का शेयर मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि तुरंत लेन देन नहीं होता है, इसमें लॉट चलता है। तो मान लीजिए कोई इंपोर्टर है, भारत का कोई आयातक है, तो आयात करेगा तो उसका पेमेंट किस में करेगा? डॉलर में। पेमेंट किस में करेगा? डॉलर में।
आज मान लीजिए सामान खरीदा, आज डॉलर का कीमत कितना है देखिए तो 77 रुपया, कितना डॉलर का कीमत दिखा रहा है? ₹76.32। मान लीजिए आज 18 अप्रैल को डॉलर की कीमत इंडियन करेंसी में ₹76.32 है। कोई इंपोर्टर है और देख रहा है कि बड़ा मार्केट अनस्टेबल है, बड़ा मार्केट अनस्टेबल है, यूक्रेन वार चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और लगातार रुपए की कीमत गिर रही है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है। अगर उसको 1 महीना बाद इंपोर्ट करना होगा तब तक रुपए की कीमत और गिर जाएगी, तो वो अपने पास जो रुपया रखा रहेगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा कि नहीं। आज मान लीजिए 76.32 है, इसके पास 1 लाख रुपया है, इसके पास 1 लाख रुपया है, 1 महीना बाद ये 80 रुपया का हो गया, 1 महीना बाद ये 80 रुपया का हो गया डॉलर। तो अब जो इसके पास रुपया है 1 लाख करेंसी, इंडियन करेंसी, अब तो उसमें उसको कम ना डॉलर मिलेगा, अब तो डॉलर महंगा हो गया, पहले 76 का था अब 80 का हो गया, है ना। तब ये क्या करेगा, आयातक इंपोर्टर देखेगा कि हमको 1 महीना बाद आयात करना है या कभी भी आयात करना है और पेमेंट करना है, और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डॉलर की कीमत भागेगी, वर्ल्ड सिनेरियो अनस्टेबल है, तब ये आज ही यहाँ करेंसी डेरिवेटिव में स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर खरीद के रख लेगा, जितना चाहे उतना डॉलर खरीद सकता है, करोड़ों अरबों का खरीद सकता है। यहाँ इतना डॉलर अवेलेबल है, यहाँ इतना डॉलर अवेलेबल है कि आपको खोजने की जरूरत नहीं है, जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। खरीद के रख लिया, अब जब उसको पेमेंट करना होगा, जब इसको पेमेंट करना होगा, तो अब मान लीजिए जो भी दाम मिल जाए, 76 रुपया में खरीदा है, 78 रुपया, 80 रुपया, जो भी उतना में बेचा अपना, और उस पैसे से अपना जो पेमेंट करना हुआ कर दिया, या डॉलर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं करेंसी मार्केट। तो इंडिया में 3-4 करेंसी के ट्रेडिंग का परमिशन है। एक है यूएस, एक है जापान, देखिए बता रहे हैं, यूएसडी आईएनआर, येन आईएनआर अपना इसे कर करके देता है। घबराइएगा मत, अभी लोग सभी सब लिखवाएंगे। हाँ हाँ, लिस्ट बनाए थे, कहाँ चल गया, चलो। यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, हाँ
यूएसडी आईएनआर इसमें नहीं दिखा रहा है सही से। अच्छा चलिए, तो वर्ल्ड में जितने करेंसी हैं सब में ट्रेडिंग का परमिशन नहीं है, 4-5 करेंसी में ही है, 4-5 करेंसी में है। रुके, हो सकता है इसमें देखा है। देखिए अभी सब जो बता रहे हैं ये बीपीएससी से ऊपर का चीज है, ये सब आता था यूपीएससी में, हम लोग उसके लिए पढ़े थे, खूब आता था। तब शेयर मार्केट से एक आध क्वेश्चन फिक्स था, बीपीएससी से ऊपर का चीज है। लेकिन हाँ, जो कॉमर्स वाले हैं आकाश, तुमको तो डिटेल पढ़ना पड़ेगा। सागर सागर, हाँ आकाश का हुआ, तुमको तो ये सब डिटेल पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। पूरा शेयर मार्केट कॉमर्स वाले ही चलाते हैं। चार है, हाँ 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 हाँ, देखिए कहाँ देख रही हो? हाँ, साइड से ना लिख लीजिए, यूरो, यूरो, UEUR INR, यूरो INR, GBP INR, ब्रिटेन वाला, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, और जापानीज INR जापान वाला, और USD, 4 के साथ है। पहला लिखिए यूरो, यूरो, और दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, GBP INR, तीसरा है जापानीज येन INR, JPY, और चौथा है USD। इस 4 में ट्रेडिंग होता है इंडियन मार्केट में, बाकी करेंसी में नहीं। रूबल, हाँ रूबल की बात चल रही है। अब सुनिए, उसके बाद है देखिए कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स, कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स यही था आपका, हालांकि ये तो चल ही रहा है, और चलिए इसी से मिलता जुलता था, लेकिन इसको बता दें। कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में है यहां अनाज, लोहा, सोना, चांदी, ये सब बेचा जाता है। कॉमोडिटी एक्सचेंज था ना, अच्छा उसके लिए तो अलग बना दिया गया, अब इस सब को भी परमिशन दिया गया। पहले ना अलग से कॉमोडिटी एक्सचेंज बनाया गया था। देखो तीसरे नंबर पे है ना इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज, स्पेशली बनाया गया था कॉमोडिटी डेरिवेटिव के लिए। लेकिन अब इसको इसके अलावा अन्य को भी ये सब मान्यता दे दिएगा। कॉमोडिटी डेरिवेटिव क्या है? यहाँ लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, बहुत सारे चीजों की खरीद बिक्री होती है, वही चीज है। जैसे मान लीजिए आज जो लोहा का भाव है 60 रुपए किलो है, और लग रहा है कि आने वाले समय में लोहे की कीमत बढ़ने वाली है, लोहे की कीमत बढ़ने वाली है, तो लोहा खरीदना शुरू कर देगा लोग, शेयर मार्केट पर ही, फिजिकल नहीं, फिजिकल नहीं। तो जिसके पास माल रहता है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बेचेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कहते हैं, और जिसको खरीदना है वो खरीदेगा। इसको कहते हैं कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल माने खरीदना, पुट माने बेचना। ये सब अभी लिखवाएंगे।
तो अब जैसे सुनिए, जैसे ही विश्व अनस्टेबल होता है, जैसे यूक्रेन वार हुआ ना, यूक्रेन वार हुआ, जैसे ही विश्व में अनस्टेबिलिटी आती है, तुरंत समाचार सुनिएगा कि सोने और चांदी की कीमत में वृद्धि हो गई। मार्केट में नहीं होता है, यहीं पर होता है। अब देखता है कि अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, आगे क्या होगा नहीं होगा, यूएस डॉलर का कीमत गिरेगा कि रूबल का कीमत गिरेगा, क्या होगा पता नहीं है। तो जिसके पास पैसा रहता है धड़ाधड़ बेच के सोना खरीद लेता है कि भाई वो तो मेटल है, तो मेटल है, उसका अपना इंटरनल वैल्यू है। डॉलर और रूबल और रुपया का तो कोई इंटरनल वैल्यू है नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ जो भी खरीद बिक्री होता है सब इलेक्ट्रॉनिक, करोड़ों का सोना खरीद लीजिए, लेकिन मिलेगा आपको 1 ग्राम भी नहीं, डिलीवरी नहीं रहता है। आए ना 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 ना, मिलेगा नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ना ना, यहाँ नहीं देता है, वो दूसरा चीज है। यहाँ सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा। समझ में आया? गोल्ड लॉकर में, यहाँ नहीं। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, समझ गए? उसी टाइप से एक अलग चीज होता है डेप्ट। डेप्ट माने कर्जा, उसका भी खरीद बिक्री होता है। अब सुनिए, तो उस पर जो खरीद बिक्री करेगा ब्याज लेगा, बाकी सब में यही है। अब सुनिए, देखिए, तो मेन बीएससी हो गया, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज परमानेंट है, लेकिन इसमें कोई सेगमेंट नहीं दिखला रहा है, इसलिए यहाँ कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। देखिए, फिर है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, ये स्पेशली कमोडिटी के लिए है। इसका मतलब यहाँ इक्विटी का, शेयर का खरीद बिक्री नहीं होता है। मेट्रोपॉलिटन 15 सितंबर 2022 को एक्सपायर हो रहा है, इसलिए इसका भी काम खत्म, इसका लाइसेंस वाइसेंस लगता है डेट खत्म हो गया है। एमसीएक्स काम कर रहा है, देखिए ये भी कमोडिटी में है। और एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये भी कमोडिटी में काम करता है ना। आगे देखिए, और तब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बीएससी के जैसा ही है। इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव, डेप्ट। तो मेन कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? 2, जो इक्विटी में काम करते हैं। जो इक्विटी में काम करते हैं वो हैं 2, और बाकी ये इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, ये केवल कमोडिटी में काम करते हैं। इसको कहते हैं वस्तु बाजार। वस्तु बाजार, यहाँ सब धान, गेहूं, हर चीज का खरीद बिक्री होता है। किसान बिल आया था ना, इसी का हिस्सा था। जो किसान बिल वापस लिया गया, इसी का हिस्सा था, कमोडिटी मार्केट का ही। तो आइए, क्या लिखे थे कॉपी में, कुछ समझ में आ रहा है? क्या हो हिमांशु? हाँ, आएगा आएगा, घबराना नहीं है। अभी इस पर रुको ना, तुरंत प्रैक्टिकल करवा दे रहे हैं। कै बज रहा है अभी? 8:30 है, प्रैक्टिकल करवा देंगे तुरंत। अगर शेयर मार्केट से शेयर खरीदना हुआ तो हम डायरेक्ट खरीद सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, शेयर मार्केट से अगर शेयर खरीदना है तो सेबी बैठा हुआ है। ब्रोकर और ब्रोकर का क्या काम है? तो वही तो बता रहे हैं, शेयर मार्केट से शेयर खरीदना है अभी आपको, तो सेबी बैठा है। सेबी कुछ लोगों को
शेयर मार्केट में खरीद बिक्री करने का लाइसेंस दिए हुए हैं, जिसको कहते हैं ब्रोकर, जिसको कहते हैं ब्रोकर, हिंदी में दलाल। इसीलिए बॉम्बे में जहां ये स्टॉक मार्केट है उसका नाम ही है दलाल स्ट्रीट, उसका नाम ही है दलाल स्ट्रीट। और उस गली में जब जाएंगे तो जितना किराना दुकान नहीं मिलेगा उतना सब दलाल का अपना ऑफिस मिलेगा। जैसे यहाँ देखे आनंदी सिनेमा के ठीक सामने रामायण मार्केट में कोई गया है? नहीं गया है। आनंदी सिनेमा के ठीक सामने रामायण मार्केट है, नीचे जाइएगा उसमें, अब कम हो गया या है अभी भी बहुत है। तो जब बाजार समिति चलता था ना तो सब यहाँ दलाल अपना ऑफिस खोल खोल के बैठा हुआ था, गेहूं चावल दाल का नमूना ले लेके। जो बाहर से व्यापारी आता था बाजार समिति में नहीं जाता था, यहाँ दलाल के पास घूमता था। दलाल कहता था कि हई चावल हम हई भाव में दिलवा देंगे, हई चावल हम हई भाव में दिलवा देंगे, और वहीं दलाल से अपना बातचीत होता था। दलाल बाजार समिति से बात करता था, वहां सब अपना गद्दी से कांटेक्ट रखता था, पूछता था कि हाँ भाई ऐसा माल है, ऐसा माल है। तब फिर व्यापारी को और उसको गद्दीदार को मिलाता था। तो यही काम करता है ब्रोकर। अभी बहुत सारे ब्रोकर हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है। अब उस ब्रोकर के थ्रू देखिए इससे भी है, सेबी ब्रोकर को लाइसेंस देगा, सेबी ब्रोकर को लाइसेंस देगा। सभी लोग उसमें खरीद बिक्री नहीं करेंगे, पैसा न है, करोड़ों अरबों का बात है, डुबा दिया तब। अभी कुछ दिन पहले कार्बी घोटाला हुआ था, कुछ दिन पहले कार्बी घोटाला हुआ था। कार्बी घोटाला के लिए एनएससी बीएससी पर से भी 5-5 करोड़ रुपया फाइन लगाया कि तू लोग कर क्या रहे थे, कैसे देख रहे थे कि वो ये सब काम कर रहा था, तू लोग पता नहीं लगा पाए। और सब जितना उसके पास कार्बी था, ब्रोकर था, उसका शेयर जब्त कर लिया। देखिए बहुत सारे ब्रोकर हैं। अब ये ब्रोकर के थ्रू आप अभी बैठे बैठे 5 मिनट में ऑनलाइन अपना अकाउंट खुलवा लेंगे। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप शेयर की खरीद बिक्री करते हैं, इसमें आपका पैसा रहता है, ये ब्रोकर के पास रहता है, इसमें आपका पैसा रहेगा। इस पैसा से आप शेयर का खरीद बिक्री करिएगा। और जो शेयर खरीदेंगे आप, वो ब्रोकर नहीं रखेगा, वो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में, डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। पहले जो फिजिकल शेयर मिलता था आपको, अब शेयर मिलना बंद, डिजिटल फॉर्म में रहेगा। देखिए तो ये डीमैट अकाउंट अभी 2 कंपनियां हैंडल करती हैं, एक है सीडीएसएल और दूसरा एनएसडीएल। तो ज्यादा बड़ा यही है सीडीएसएल, ज्यादा बड़ा सीडीएसएल। अब देखिए कार्बी घोटाला कैसे किया। अभी जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो कार्बी या ब्रोकर आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन करवाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब वो आपसे पावर ले लेगा कि आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर है वो हम जब चाहे तब बेच देंगे। आप जैसी सेल मारे तो अब आपको डीमैट अकाउंट से शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, ब्रोकर खुद निकाल के बेच देगा। तो कार्बी क्या किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन करा लिया था और
जितने भी कस्टमर थे उनके डीमेट अकाउंट से शेयर निकाल के उसको प्लेज कर दिया। प्लेज कर दिया मैंने गिरवी रख दिया, उसको गिरवी रख के उस पर अपना लोन ले लिया। तब अब सेबी मना कर दिया है कि किसी भी कस्टमर का कोई शेयर प्लेज नहीं करना है। और दूसरा ऑप्शन दे दिया है अब सेबी कि कोई जरूरी नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी देने का। आप जब शेयर बेचिए उसी समय आपको एक ओटीपी आएगा, वो फिलअप करिए, जैसे ही बेचेंगे आपके डीमेट अकाउंट से उतना शेयर निकल जाएगा। यानी कि ब्रोकर अब आपके अकाउंट से शेयर नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से निकाल के घपला कर दिया। तो ये सब शेयर मार्केट के नए नए डेवलपमेंट्स हैं। हम लोग समय में ये सब नहीं था। और जहां कुछ भी लॉन्च होता था शेयर मार्केट में, एकदम डेफिनेटली यूपीएससी उसको पूछा है। वायदा कारोबार, T+1, न जाने कितना बार पूछा है। इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से पीटी और मेंस दोनों में पूछता है यूपीएससी, बीपीएससी नहीं। बीपीएससी नहीं, ये सब जानने के लिए बता दे। आइए, शेयर मार्केट से अब शेयर का खरीद बिक्री करना होगा तो पहले आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर से अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और तब जाके आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। और ब्रोकर बनने के लिए आपके पास कम से कम सीए की डिग्री होनी चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट या सीएस, कंपनी सेक्रेटरिएट, और कुछ अनुभव और कम से कम 10-20 करोड़ रुपया। सिक्योरिटी मनी जमा करवाता है, सेबी ऐसी थोड़े दे देगा। 10-20 करोड़ पर न जाने कितने अरबों का वो शेयर खरीद बिक्री करवाएगा। तो ऐसे ब्रोकरेज, ब्रोकर का लाइसेंस है नहीं मिलता है, सब कोई ब्रोकर नहीं बन जाएगा। सब ब्रोकर बन सकते हैं। सब ब्रोकर का मतलब, जैसे मान लीजिए जो मेन ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड हो गया, वो तो अपना कहीं दिल्ली, पटना, बॉम्बे में बैठा है। आप सासाराम में लेके उससे उसका ब्रांच खोल सकते हैं, फ्रेंचाइजी, उसको सब ब्रोकर कहते हैं। तो उसके लिए पैसा कम चाहिए, उसके लिए हाँ है, हर जगह है। हाँ हाँ, अब उसका जरूरत भी नहीं है सब ब्रोकर का ना, अब तो सब ऑनलाइन है। अभी खाली आपके पास बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, ये पैन कार्ड, फोटो रहेगा, तुरंत खुल जाएगा। सब अब ऑनलाइन हो गया। ई केवाईसी आ गया ना। ई केवाईसी जानते हैं? ये सब नए नए टर्म पर ध्यान दीजिए आप लोग। क्या है नंदन ई केवाईसी? बस बस, आपका सारा डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड से लिंक है। सारा डॉक्यूमेंट, इसीलिए ना सबको लिंक किया जा रहा है। सागर, समझ रहे हो बात को? सारा डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड से लिंक है कि फलाना आधार, पैन कार्ड इस आधार कार्ड का है, फलाना डीएल इस आधार कार्ड का है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका है कि नहीं, ई केवाईसी होता है, आपका आधार कार्ड डालेगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, ओटीपी, और आप फिलअप कर दीजिएगा। प्रूफ हो जाएगा कि नहीं आप ही हैं, काम खत्म। अब किसी से, अब पहले यही काम क्या होता था, अटेस्टेड करवाना पड़ता था कि गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा के ले आइए कि आप ही हैं कि नहीं। वो सब काम खत्म। अब आ गया ई केवाईसी। नया नया शब्द पर ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए ये लिखिए, क्या बता रहे थे अभी? शेयर मार्केट खराब चीज नहीं है, अच्छी चीज है।
यहाँ कम आदमी जानता है। अमेरिका यूरोपियन कंट्री में ना वहाँ का 90-95% आदमी शेयर मार्केट में काम करता है। यहाँ कहता है ना कि सट्टाबाजी है, ही है, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। बोलिए क्या लिखवा रहे थे? हाँ 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 हाँ। तो दो, अभी देखिए आप लोग, इक्विटी में काम करने वाला दो है। इक्विटी मतलब है कंपनी का शेयर का खरीद बिक्री, लिख लीजिए। इक्विटी का मीनिंग दिखलाए थे ना, EQUIT। शेयर को इक्विटी भी कहते हैं, शेयर को इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, लिखिए। इनके अलावा 3 कॉमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज भी हैं। इनके अलावा 3 कॉमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज भी हैं। नया नया जब बना था ना, तो यूपीएससी न जाने कितना बार इस सबका फुल फॉर्म पूछा पीटी में। 2001-2 में, 20 साल पुराना हो गया। हाँ, यूपीएससी के हर एग्जाम में इस सबका एमसीएक्स का तो कई बार पूछा फुल फॉर्म, ये एमसीएक्स का फुल फॉर्म क्या है या इसका मुख्यालय कहाँ है। तो अब जो नया होगा वो पूछेगा, अभी सब तो पुराना हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए अभी नया नया है, पहली बार सुन रहे हैं, है ना। तो लिखिए, पहला है इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज। अब तो बहुत एक्सचेंज बन गया है। इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज। अच्छा, एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी है, लगता है उससे भी के अंडर में नहीं है क्या? रहता तो देता जरूर। इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज। दूसरा लिखिए, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसी को शॉर्ट में एमसीएक्स कहते हैं। एमसीएक्स। और तीसरा है नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तीसरा नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। लिख लिए? इसके बाद सब शेयर बाजार से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उसको लिखवाएंगे। जो सबसे आसान वाला रहता है बीपीएससी में, वही पूछता है, मतलब सबसे आसान। वायदा कारोबार पूछा था, इनसाइडर ट्रेडिंग पूछा था। वायदा कारोबार पर से भी प्रतिबंध लगा दिया, उसी से घोटाला होता था। हर्षद मेहता घोटाला शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला है, या तब से बड़ा अपना है। उसके बाद भी घोटाला हुआ, लेकिन वैसा घोटाला। तो हर्षद मेहता घोटाला क्या था? हाँ, बैंक से लोन लिया किसी और काम के लिए। बैंक से लोन लिया, कागज पर दिखाया गया कि हम उससे कारखाना खोल रहे हैं, और वो पैसा लगा दिया शेयर मार्केट में, और एक टाइम था कि इतने दिन में दे देना है। अब वो टाइम एक्सपायर हो रहा था, आज जिस शेयर में वो लगाया था उस शेयर का भाव नीचे चला आया। तो अब जो कर्जा लिया है वो कैसे क्या करे? अगर बेचता भी है शेयर तो भी उसको पूरा पूंजी नहीं मिलता है, ये चीज। आइए देखिए, लिखिए,
नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखे कि शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है। सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, लिखिए सेबी। तो अब हेडिंग दीजिए सेबी, सेबी को अंडरलाइन करिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, लिखिए। इस सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। लिखिए, इसका उद्देश्य निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना तथा भारतीय पूंजी बाजार का स्वस्थ एवं सुदृढ़ विकास करना है। स्वस्थ एवं सुदृढ़ विकास करना है। आज इतना पर छोड़ते हैं।